आतिश फिशा बुक 2 पार्ट 18 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवा। अगले रोज रंगोली ने अपने मिशन पर काम शुरू कर दिया। 2 दिन गुजर गए। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो बड़ी मेहनत कर रही थी। दारा से उसका राब्ता दूसरे दिन हुआ था। उसकी रिपोर्ट बड़ी हौसला अफजा थी। रंगोली के कहने के मुताबिक दारा से उसकी मुलाकात राजयोथा रोड पर वाक़े थीमाइन होटल के बार रूम में हुई थी। दारा वहाँ पहले से मौजूद था और रंगोली उससे कुछ फासले पर इस तरह बैठ गई थी जैसे दारा को उसने देखा ही नहीं। दारा ने उसे देखने के बाद खुद ही उससे राब्ता किया था। ये पहली मुलाकात ज्यादा तवील साबित नहीं हुई थी। दारा उससे ना सिर्फ इजहार हमदर्दी करता रहा बल्कि उसने टाइगर के खिलाफ भी कुछ बातें की। 1 घंटे की इस मुलाकात में दारा को जरा भी शुबा नहीं हुआ था। वो इसे महज इत्तेफाक ही समझ रहा था और उसने कुछ ऐसी बातें की थी जिनसे अंदाजा होता था कि वो अब भी रंगोली को अपने करीब देखना चाहता है। उससे अगले रोज रंगोली ने उसके बंगले पर कुछ वक्त गुजारा और बहुत सी काम की बातें मालूम कर ली। चीफांग को चियान साइंग भेज दिया है और 4 दिन बाद दारा और किम भी वहां जाने वाले हैं। वहां किसी अहम शख्सियत से उनकी मुलाकात का प्रोग्राम है। उसके बाद उनका प्रोग्राम माय साय जाने का है जहां से ये लोग गोल्डन ट्रायंगल में दाखिल होंगे। चियांग साइन यहाँ से कितनी दूर है? 59 किलोमीटर। बड़ा खूबसूरत इलाका है। यहाँ महात्मा बुद्ध के 2 कदीम वार्ड और एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी है जहाँ 11वीं और 12वीं सदी के नवादरात रखे हुए हैं। उस कस्बे से सिर्फ 9 किलोमीटर आगे गोल्डन ट्रायंगल है। ओह, फांग फन कहाँ है? वो भी चांद सिंह जा रहा है। मेरा ख्याल है तुम हमारे इस मिशन में अहम किरदार अदा कर सकती हो। मैं इस सिलसिले में तुमसे बाद में बात करूंगा, लेकिन तुम क्या उस कबायली सरदार ज़ादे थालोब से मेरी मुलाकात करा सकती हो? अगर तुम चाहो तो ये मुलाकात आज भी हो सकती है। आज बुध की रात है। मेरा कंट्री क्लब में प्रोग्राम है, लेकिन मैं प्रोग्राम छोड़ सकती हूँ। अगर तुम कहो तो मैं भी फोन करके उससे मुलाकात तय कर लूं। हाँ, कोशिश करो। अगर ये मुलाकात आज ही हो जाए तो बेहतर है। रंगोली उठकर अपने कमरे में चली गई। फोन वहीं पर था। तकरीबन 10 मिनट बाद वो वापस आई। इस वक्त 11 बजे है। थालोब से हमारी मुलाकात 11:30 बजे लिटिल डेक होटल में होगी। वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। तुम तैयार हो जाओ तो हम चलें। कोई और भी साथ जाएगा क्या? नहीं, तुम्हारे साथ मैं अकेला ही जाऊंगा। 11:15 बजे मैं और रंगोली घर से रुखसत हो गए। कार मुख्तलिफ सड़कों से होती हुई साइमोन रोड पर आ गई और काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद वांग चाय की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। यहाँ मैं ये भी बताता चलूं कि बैंकॉक की तरह चियांग राय शहर में भी कई नहरें हैं। दरियाए मायकॉक शहर के गिर्द दायरे की सूरत में फैला हुआ है और नहरें उस दरिया से निकलती हैं। दरिया और इन नहरों से भी खूब फायदा उठाया गया है। सुपर हाईवे रोड का तस्करा भी जरूरी समझता हूँ। ये सड़क शुमाल में एयरपोर्ट की तरफ से शुरू होती है और शहर से गुजरकर जुनूबी इलाके में अंग्रेजी के हर्फ यू की शक्ल इख्तियार करती हुई वापस इसी तरफ चली जाती है। सुपर हाईवे पर सरीबॉर्न अस्पताल के करीब कार बाएं तरफ मुड़ गई। लिटिल डेक होटल अब ज्यादा फासले पर नहीं था। उसका नेओन साइन दूर से ही नजर आ रहा था। रंगोली ने कार होटल के पार्किंग लॉट पर रोक ली। उस वक्त ठीक 11:30 बजे थे। घर से निकलकर यहाँ तक का फासला पूरे 15 मिनट में तय हुआ था। रंगोली कार से उतरकर इधर उधर देखने लगी। थालोब आ चुका है। उसकी जीप खड़ी है, वो दाएं तरफ, सुर्ख रंग की 4 व्हील ड्राइव। रंगोली ने एक तरफ इशारा किया। लिटिल डेक 5 स्टार तो नहीं, लेकिन बहुत शानदार होटल था। उसके सामने कुछ फासले पर नहर थी और होटल की तरफ से वहां भी ग्राहकों के लिए मुनासिब बंदोबस्त किया गया था। दूसरे बड़े होटलों की तरह लिटिल डेक में भी ग्राहकों के लिए प्राइवेट सर्विस रूम्स थे और रंगोली को गालिबन मालूम होगा कि थालोब कहाँ मिलेगा, क्योंकि डाइनिंग हॉल या बार रूम की तरफ जाने की बजाय वो एक राहदारी में मुड़ गई थी। एक दरवाजे के सामने रुककर उसने हल्की सी दस्तक दी और जवाब का इंतजार किए बगैर दरवाजा खोल दिया। कमरे में कॉफी साइज की टेबल पर आमने सामने 2 अफराद बैठे थे। एक तो सांवली रंगत की दराज कामत लड़की थी। सांवली रंगत से कता नजर उसके चेहरे के नक्कूश बड़े दिलकश थे। दूसरा एक आदमी था। मेरे अंदाजे के मुताबिक उसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। दराज कामत, गोरी चिट्टी रंगत और पुरकशिश नक्कूश। वो खूबरू और काबिल रश्क सेहत का मालिक था, जिनसे मुखालिफ के लिए उसमें बड़ी कशिश थी। वो थालोब था। वसी कमरा बहुत शानदार तरीके से आरास्ता किया गया था, जिसके 2 हिस्से थे। एक हिस्सा बेडरूम का मंजर पेश करता था और दूसरा हिस्सा निस ड्राइंग रूम का। फर्श पर दबीज कालीन बिछा था और फर्नीचर भी बड़ा शानदार था। हमें दाखिल होते देखकर वो दोनों उठ खड़े हुए। थालोब ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और फिर अपने कबायली रिवाज के मुताबिक मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर मेरी पेशानी पर बोसा भी दिया। गालिबन रंगोली से फोन पर मेरे बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी थी। हम दोनों मेजों के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए। थालोब ने अपनी जुबान में साथी लड़की से कुछ कहा।
وہ سر ہلاتے ہوئے باہر چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ لڑکی کے جانے کے بعد ہی رنگولی نے میرا تفصیلی تعارف کروایا۔ تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی ماسٹر، تھالوب نے گرمجوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصہ پہلے میں بینکاک گیا تھا، مہاراج سے بھی ملا تھا۔ ان دنوں سامی کے قتل کا ہنگامہ عروج پر تھا۔ مہاراج نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا، لیکن تم سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ آج تم اپنے سامنے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اپنے دلی جذبات کا اظہار کرنا ضروری سمجھا۔ ہم ابھی ابتدائی گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھلا اور وہی لڑکی ایک نومر ویٹرس کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ ویٹرس ایک سروس ٹرالی دھکیلتے ہوئے اندر لے آئی، جس پر بڑھیا شراب کی 2 بوتلیں، گلاس، برف کی ٹکڑیوں سے بھرا ہوا باؤل، سوڈے کی بوتل اور کھانے پینے کے لوازمات تھے۔ ویٹرس نے بڑے طریقے سے یہ چیزیں میز پر لگا دی۔ لگتا تھا کہ تھالوب نے ہماری توازوں کے لیے یہ انتظام پہلے سے کر رکھا تھا، لیکن ظاہر ہے میں شراب نہیں پیتا تھا۔ ویٹرس جب واپس جانے لگی تو میں نے خود ہی اسے روک لیا۔ میرے لیے 1 کپ کافی۔ تھالوب نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ندامت سی ابھر آئی۔ اس نے ویٹرس سے ایسپریسو کافی لانے کے لیے کہا اور پھر دوسری لڑکی سے کچھ کہنے لگا۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں۔ کچھ دیر بعد ویٹرس کافی سرو کر گئی۔ دوسری لڑکی دوبارہ نہیں آئی۔ تھالوب نے اپنے اور رنگولی کے لیے شراب بنائی۔ میں کافی کی چسکیاں لیتا رہا اور وہ دونوں شراب کے سپ لیتے رہے۔ اس کے ساتھ ہی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ تھالوب کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ایک محب وطن شخص ہے اور شہنشاہ بھومے بول اور وطن کی سلامتی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ اندازہ لگانے کے بعد میں جلدی اصل موضوع پر آ گیا۔ پیڈرو کے کچھ غیر ملکی دوست یہاں ہیروئن کا ایک نیا ریکٹ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ ان دنوں یہاں آئے ہوئے ہیں اور ہماری ایک دوست نویتا بھی گزشتہ رات ان کے ہاتھوں ماری جا چکی ہے۔ میری اطلاع کے مطابق یہ لوگ چند روز میں جنرل کھوراٹ یا اس کے کسی خاص نمائندے سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں میں کوئی معاملہ طے نہ ہونے پائے۔ ہیروئن کی تباکاریوں سے تم واقف ہو۔ اس وقت پوری دنیا اس لعنت کی لپیٹ میں ہے۔ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ اب تو اسکول کے بچوں تک کو اس نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ ہم پوری دنیا میں تو ہیروئن کی سپلائی کو روک نہیں سکتے، لیکن کسی نئے ریکٹ کے لیے مشکلات تو پیدا کر ہی سکتے ہیں۔ دنیا بھر میں ہیروئن کی تیاری اور سپلائی کا سب سے بڑا مرکز گولڈن ٹرائنگل ہے۔ جنرل کھوراٹ اس خطے کا بے تاج حکمران ہے۔ اس کی طاقت کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا۔ ہیروئن کی سپلائی کے اس کے اپنے ذرائع ہیں جن میں آج تک کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہو سکی۔ میں کوئی بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کوشش ضرور کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسا نیا ریکٹ قائم نہ ہونے دیا جائے اور اس نئے گروہ کا قلعہ کما کر دیا جائے جو یہاں قدم جمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے تھالوب کو شہنشاہ کے خلاف ہونے والی سازش کے بارے میں فی الحال بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ رنگولی مجھے بتا چکی تھی کہ اسے منشیات کی کاشت اور اس کے بزنس کرنے والوں سے شدید نفرت تھی، اس لیے میں نے اپنی گفتگو کا محور بھی منشیات ہی کو بنا رکھا تھا۔ ایک طرح سے یہ اس کی دکھتی رکھ تھی جس پر میں نے انگلی رکھ دی تھی۔ ہیروئن ہیروئن ہیروئن، میرا بس نہیں چلتا کہ منشیات کی کاشت اور کاروبار کرنے والوں کو پھانسی لٹکا دوں۔ منشیات کی روک تھام کے لیے ہر ملک نے قانون بنا رکھے ہیں۔ یہ گھناؤنا کاروبار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کے لیے اسپیشل اسکواڈ اور فورسز بھی قائم کر رکھی ہیں جن پر کروڑوں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لعنت ایڈز کی طرح پھیل رہی ہے۔ کوئی روک تھام ہی نہیں ہو رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہر ملک کے قانون میں لچک اور کرپشن ہے۔ ڈرگ مافیا کی طاقت کا اندازہ میں لگا سکتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر ملک کی حکومت پوری قوت کے ساتھ قانون پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کرے تو منشیات کا کاروبار کرنے والوں کو دنیا کے کسی کونے میں پناہ نہیں ملے گی اور یہ برائی جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ لیکن ہمارا المیہ یہ کہ قانون نافذ کرنے والوں میں ہی بعض ایسے بے ضمیر اور بد کردار لوگ موجود ہیں جو ذاتی مفاد کے لیے موت کے ان بیپاریوں کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، اپنے ملک کی مثال دوں گا۔ یہاں بھی منشیات کی روک تھام کے لیے الگ سے ایک محکمہ قائم ہے جس کے لیے ہر سال کروڑوں ڈالر کے فنڈ مخصوص کیے جاتے ہیں۔ اس محکمے کے ملازمین کو بے پناہ سہولیات بھی حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ڈرگ مافیا کے خلاف کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ سیاست میں بھی ڈرگ مافیا کا عمل دخل بہت بڑھ گیا ہے۔ آج ہر ملک میں بہت سے سیاستدان ایسے ہیں جو منشیات ہی کی پیداوار ہیں۔ یہ لوگ ڈرگ مافیا کے ایجنٹ ہیں، بلکہ ان کے شکنجے میں کسے ہوئے ہیں۔ یہ سیاستدان اپنے ملک و قوم کے لیے نہیں، ڈرگ مافیا کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی لوگ کرپٹ ہیں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے ہیں، لیکن یا تو وہ بے بس ہیں یا انہیں ہاتھ پیر ہلانے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی ہمت کرتا بھی ہے تو اسے بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ چند ہفتے پہلے یہاں چیانگ رائے میں ایک ایسے جج کو گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا تھا جس نے ایک منشیات فروش کو جرم ثابت ہو جانے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ جرم کرنے والے کو تو اس کے ساتھی پولیس کسٹڈی سے چھڑا کر لے گئے اور اس کے خلاف فیصلہ سنانے والے جج اور 2 گواہوں کو عدالت کے احاطے میں ہی گولیوں سے چھلنی کر دیا گیا۔ جب صورتحال ایسی ہو تو موت کے اس بیوپار پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ لیکن میرے خیال میں وہ لوگ قابل تعریف ہیں جو ان حالات میں بھی جان کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ بہرحال کم از کم اس معاملے میں تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ بتاؤ کیا کرنا ہوگا مجھے؟
इसमें शुबा नहीं कि मैं थालोब की बातों से बहुत मुतासर हुआ था। रंगोली मुझे बता चुकी थी कि उसके बाप ने अपने इलाके में पोस्ट की काश्त को ममनू करार दे दिया था। अब उस इलाके में कोई भी शख्स पोस्ट की काश्त नहीं करता था। इस मामले में थालोब भी बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। ये बात भी मुझे रंगोली ने ही बताई थी कि दूर दराज के रहने वाले एक काश्तकार ने पहाड़ों में पोस्ट की फसल उगाई थी। उसका ख्याल था कि सरदार तक की खबर नहीं पहुंच सकेगी, मगर ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। चियांग राय में थालोब को किसी ने पोस्ट काश्त के बारे में इत्तला दी। थालोब अपने सारे काम छोड़कर अगले ही रोज चंद आदमियों को लेकर पहाड़ियों में पहुंच गया और न सिर्फ पोस्ट की खड़ी फसल तबाह कर दी, बल्कि उसका काश्तकार का मकान भी जलाकर राख कर दिया। उस काश्तकार को दी जाने वाली सजा की खबर पूरे इलाके में फैल गई और फिर किसी काश्तकार में पोस्ट काश्त करने की हिम्मत नहीं हुई। फिलहाल तो तुम्हें कुछ नहीं करना, मैंने थालोब की तरफ देखते हुए कहा। उस गिरोह का एक आदमी फांग जो नोबिता के कत्ल में मुलव्विस है, यहाँ से फरार होकर चियांग साइन पहुंच गया है। उसके बाकी साथी भी 3-4 रोज बाद उसी तरफ जाने वाले हैं। मैं उन लोगों के जाने से पहले खुद वहां जाकर चीफांग को तलाश करना चाहता हूँ। मुझे उस वक्त तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे किसी ऐसे आदमी की जरूरत पड़ेगी जो उस इलाके में मेरी रहनुमाई कर सके और चीफांग को तलाश करने में मुझे मदद कर सके। जितने आदमी चाहो तुम्हें मिल सकते हैं। वैसे चियांग साइन जैसे इलाके में किसी अजनबी को तलाश करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तुम जाना कब चाहते हो? कल, किसी भी वक्त। कल सुबह 9 बजे मेरा एक आदमी गाड़ी लेकर रंगोली के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। तुम लोग तैयार रहना। क्या वो आदमी भरोसे का होगा? मेरा मतलब है, हम कबायली लोग हैं। धोखा, फरेब और मक्कारी हमारे सरिश में शामिल नहीं। यूं तो कबीले का हर शख्स सरदार के हुक्म पर जान देने को फख्र समझता है, लेकिन जो आदमी तुम्हारे साथ जाएगा वो मेरा खास आदमी है। तुम उस पर मुकम्मल भरोसा कर सकते हो और उससे जो चाहे काम ले सकते हो। वो चूं चरा नहीं करेगा। ठीक है, मैं कल 9 बजे तैयार मिलूंगा। उसके बाद मौजू बदल गया। थालोब की बातों से अंदाजा हुआ कि उसे मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत से भी गहरी दिलचस्पी थी। वो इस मौजू पर रवानी से बोलता रहा और मैं बीच में हूँ हाँ करता रहा। मुझे सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं थी और जाहिर है ना मैं कोई बहस कर सकता था और ना ही इन बातों से उसका साथ दे सकता था। जब हम जाने के लिए उठे तो रात के 2 बज रहे थे। थालोब बार बार निदामत का इजहार कर रहा था कि वो मेरी कोई खिदमत नहीं कर सका। होटल के नाइट क्लब के प्रोग्राम 2 बजे तक ही होते थे और उस वक्त लोग वापस जा रहे थे। वो लड़की ना जाने कहां से आकर हमारे साथ शामिल हो गई, जिसे शुरू में थालोब के साथ देखा गया था। थालोब ने पहले हमें रंगोली की कार के पास छोड़ा और फिर उसी लड़की के साथ अपनी जीप की तरफ चला गया। रंगोली ने वहां बैठे बैठे 3 पैक पिए थे और मुझे शुबा था कि अगर वो कार ड्राइव करते हुए बहक गई तो हम लोगों का अंजाम बहुत खतरनाक होगा। लेकिन रंगोली पूरी तरह अपने हवास में थी। उसके बारे में मेरे खदशात बेबुनियाद निकले। मेरा ख्याल था कि प्रसाद वगैरह सो गए होंगे, लेकिन वो सब जाग रहे थे। हम तकरीबन 1 घंटे तक लाउंज में बैठे प्रोग्राम बनाते रहे। मैंने रंगोली को रास्ते में भी अच्छी तरह समझा दिया था कि मेरी अदम मौजूदगी में उसे क्या करना है। थालोब ने मुझे बता दिया था कि चियांग साइन में मुझे कहाँ ठहरना है। उसने वहां का फोन नंबर भी कागज पर लिख कर दे दिया था। मैंने वो कागज थाई की तरफ बढ़ाया और रंगोली की तरफ देखते हुए बोला, इस दौरान में अगर कोई गैर मामूली बात हो तो इस नंबर पर मुझे इत्तला दे देना और जब दारा वगैरह यहाँ से रवाना हो जाए तो तुम लोग भी चियांग साइन पहुंच जाना। क्या तुम अकेले ही जाओगे? थाई ने पूछा। मैं देख रहा हूँ कल से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम्हें साथ ले जाना मुनासिब नहीं समझता। चीफांग को तलाश करने में अच्छी खासी भाग दौड़ करनी पड़ेगी, जबकि 2-3 दिन यहाँ रहकर तुम्हें आराम करने का मौका मिल जाएगा। मैं बिल्कुल फिट हूँ, भाग दौड़ में तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। जानकी जल्दी से बोल पड़ी। ठीक है, जानकी तुम्हारे साथ जाएगी, थाई ने कहा। जानकी के होठों पर मुस्कुराहट सी आ गई, लेकिन मैं अपने आप में अजीब बेचैनी से महसूस करने लगा। मैं जानकी को अच्छी तरह समझ चुका था। वो मुझे जेर करने के लिए मौके की तलाश में थी, लेकिन हर मर्तबा मैं तरह दे जाता था। हर ऐसे मौके पर वो वादा तो कर लेती थी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगी, मगर वो अपना वादा भूल जाती थी। सुबह ठीक 9 बजे गाड़ी पहुंच गई। वो नीले रंग की लैंड क्रूजर 4 व्हील ड्राइवर जीप थी। मैंने और जानकी ने अपने कपड़े एक अलग बैग में रख लिए। हम दोनों थाई वगैरह से रुखसत होकर जीप की पिछली सीट पर बैठ गए। उसी वक्त मैंने थाई के चेहरे पर अजीब से तासुरात देखे। अगर उसे ये शुबा भी होगा कि जानकी मेरे बारे में क्या ख्यालात रखती है, तो वो जानकी को हरगिज मेरे साथ जाने ना देती। ड्राइवर का नाम वांग डन था। वो दरमियाने कद का सेहतमंद आदमी था। उम्र 30 के लगभग रही होगी। उसने भी मेरी तरह टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। पैरों में जॉगर्स थे। चियांग साइन अगरचे सिर्फ 59 किलोमीटर के फासले पर था, मगर रास्ता पुरपेच और नहायत दुश्वार गुजार होने की वजह से ये फासला तकरीबन 2.5 घंटे में तय हुआ। रास्ते में हम चंद मिनट के लिए आबशार के करीब भी रुके थे। कस्बा ज्यादा बड़ा नहीं था। सड़कें कुशादा, साफ सुथरी और इमारतें जदीद तर्ज तामीर की हामिल थी। बहुत सी इमारतें ऐसी भी थी जिनसे मकामी तहजीब का इजहार होता था।
सयाहत का मरकज होने की वजह से यहाँ चंद अच्छे होटल भी मौजूद थे। गेस्ट हाउसेस और हट्स तो बेशुमार थे। हट्स ज्यादातर कस्बे के अतराफ में फैले हुए थे। हमारी जीप म्यूजियम के सामने से होती हुई शुमाल की तरफ जाने वाली सड़क पर मुड़ गई और कुछ फासला तय करने के बाद एक ज़ीली सड़क पर आ गई जो बतदरीज बुलंदी की तरफ चला गया था। तकरीबन 500 गज आगे पहाड़ी पर एक कॉटेज नुमा मकान था जो ज्यादा बड़ा नहीं था। उसके चारों तरफ वसी रकबा खारदार तारों से घिरा हुआ था। मकान के बरामदे में एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसने जीप को आते देखा तो दौड़कर गेट खोल दिया। वो आदमी लिबास और हुलिया से ही कबायली लगता था। जीप मकान के बरामदे के सामने रुक गई। जीप से उतरकर मैं कुछ देर तक चारों तरफ देखता रहा। सामने खूबसूरत लॉन था और अतराफ में बहुत वसी रकबा घिरा हुआ था। फलदार दरख्तों की बहुतात थी। पूर्व जवार में कोई और मकान या कॉटेज नजर नहीं आ रहा था। वान डन हमें अंदर ले आया और कॉटेज दिखाने लगा। बाहर से मकान छोटा लगता था लेकिन उसमें 5 बेडरूम्स के अलावा वसी ड्राइंग रूम और हॉल भी था। पूरा मकान मुकम्मल तौर पर आरास्ता था। हर कमरे में जरूरत की हर चीज मौजूद थी। जानकी एक कमरे में बेड पर ढेर हो गई। सफाई खर्चे ज्यादा तवील नहीं था लेकिन वो थक गई थी। ये लूमा है। वांग डन ने अधेड़ उम्र कबायली की तरफ इशारा किया। थाई, बर्मी और अंग्रेजी जुबानें समझता है। थाई और यूरोपियन खाने भी बहुत अच्छे बनाता है लेकिन तुम लोगों के लिए दोपहर का खाना होटल से आएगा। मैं भी मार्केट जा रहा हूँ, जो खाना हो बता दे। चाइनीज खाने मिल जाएंगे? वांग डन ने इस बात में सर हिलाया तो मैंने 2-3 ऐसे चाइनीज खानों के नाम बता दिए जो हम आसानी से खा सकते थे। वांग डन के जाने के बाद मैंने लूमा से कॉफी की फरमाइश की और बरामदे के सामने दरख्त के नीचे गार्डन चेयर पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद जानकी भी वहां आ गई और चंद मिनट बाद लूमा भी कॉफी बनाकर ले आया। दोपहर का खाना हमने 2 बजे खाया। वांग डन का ख्याल था कि हमें घर में बैठे रहने की बजाय यहाँ सैरो तफरी करनी चाहिए, लेकिन उसे क्या मालूम था कि यहाँ हम सैरो तफरी के लिए नहीं आए थे। जब तक हमारा मिशन पूरा ना हो जाता हमारे लिए लोगों से दूर रहना ही बेहतर था। मेरे इनकार पर वांग डन ने इंसरार नहीं किया। अलबत्ता मैंने चीफांग का हुलिया बताकर उसकी तलाश की हिदायत कर दी। इस शख्स का हुलिया बिल्कुल वाज़ेह है, इसे आसानी से तलाश किया जा सकता है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि उसे शुबा ना होने पाए कि उसे तलाश किया जा रहा है। अगर तुम चाहो तो इस काम के लिए अपने भरोसे के कुछ आदमियों से मदद ले सकते हो, लेकिन शर्त वही है, चीफांग को शुबा नहीं होना चाहिए। वो बहुत चालाक है। अगर उसे जरा सा भी शुबा हो गया ना तो फिर वो हाथ नहीं आएगा। आप मुतमईन रहिए मास्टर, वांग डन ने कहा। उसके फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि उसके गिर्द कोई जाल बिछाया जा रहा है। ठीक है, मैं भी यही चाहता हूँ। वांग डन वहां से रुखसत हुआ तो सौदा वगैरह लेने के लिए लूमा भी उसके साथ ही चला गया। मैं और जानकी अकेले रह गए। उस वक्त हम हॉल में बैठे थे। जानकी बातें करते करते ऊँग गई और मैं बैठा सोचता रहा कि दारा वगैरह के आने से पहले चीफांग हाथ आ जाए तो उससे बहुत सी काम की बातें मालूम हो सकती हैं। लूमा 5 बजे के करीब वापस आया। 6 बजे के करीब उसने हमें कॉफी बना कर दी और किचन में अपने काम में मसरूफ हो गया। 8 बजे वांग डन भी आ गया। उसकी रिपोर्ट किसी भी तरह उम्मीद अफजा नहीं थी। शहर में वाक़े बेशतर होटलों और गेस्ट हाउसेस को चेक कर लिया गया था। चीफांग के हुलिये के किसी आदमी का सुराग नहीं मिला था। मैंने भरोसे के कुछ आदमी उसकी तलाश पर लगा दिए हैं। कल सुबह सवेरे ही शहर के नवाही इलाकों में वाक़े गेस्ट हाउसेस और हट्स में उसकी तलाश शुरू कर दी जाएगी। मुझे यकीन है कि कल शाम तक उसके बारे में कुछ न कुछ पता चल जाएगा। उस रात खाने के बाद मैंने फोन पर थाई और प्रसाद को भी सूरत हाल से आगाह कर दिया। रंगोली से भी बात हुई। वहां की सूरत हाल भी नॉर्मल रही थी। 10 बजे के करीब वांग डन ने चीनी साफ्ता AK-47 सब मशीन गन मेरे सामने रख दी। मुझे नहीं मालूम कि यह ऑटोमेटिक राइफल उसने कहां से निकाली थी। यहाँ कोई खतरा नहीं है, लेकिन एहतियातन इसे अपने पास रख लो, ये लोडेड है, उसने कहा। मैं राइफल उठाकर देखने लगा और फिर उसे एक तरफ रख दिया। मेरा ख्याल था कि वांग डन और लूमा भी कॉटेज के अंदर ही किसी कमरे में सोएंगे, लेकिन वांग डन ने बताया कि वो सरदार के इस कॉटेज के अंदर किसी कमरे में सोने का तस्वुर भी नहीं कर सकते। कॉटेज के पिछली तरफ क्वार्टर है, वो दोनों वहां सोएंगे। अगर रात कोई मसला हो तो ये बटन दबा दीजिएगा। लूमा ने किचन के दरवाजे के करीब दीवार पर लगे एक बटन की तरफ इशारा किया। बैल मेरे क्वार्टर में है, बैल बजते ही मैं हाजिर हो जाऊंगा। वो दोनों कॉटेज से बाहर चले गए। मैंने उठकर दरवाजे अंदर से लॉक किए और मुख्तलिफ कमरों में झांकने लगा। मेरा ख्याल था कि मैं और जानकी अलग अलग कमरों में सोएंगे, पर जानकी उसके लिए तैयार नहीं थी। मैं सुनसान कॉटेज में अलग कमरे में नहीं सो सकती, मुझे डर लग रहा है। ठीक है, तुम बेड पर सो जाओ, मैं इस काउच पर लेट जाता हूँ। मेरे हिसाब से वो रात खैरियत से गुजर गई। रात को चूंकि जल्दी सो गए थे, इसलिए सुबह आंख भी जल्दी खुल गई। जानकी मुझसे पहले ही जाग चुकी थी। वो कमरे में नहीं थी। मैं भरपूर नींद सोया था और अपने आप को बहुत हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस कर रहा था। ठंडे पानी के गुस्ल से जहन पर तारी नींद का थोड़ा बहुत खुमार भी जाता रहा। जब मैं कमरे से बाहर निकला तो 8:30 बज रहे थे। जानकी बरामदे में कुर्सी पर बैठी थी।
मैं भी वहीं आ गया और उसके सामने कुर्सी घसीट कर बैठ गया। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और बड़ी खुशगवार ठंडी हवा चल रही थी। मुझे भी वहां बैठे चंद ही मिनट हुए थे कि लूमा ने किचन की तरफ से बरामद होकर चाय का कप मेरे हाथ में थमा दिया। चाय पी लो, फिर मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, जानकी ने कहा। नाश्ता तुम तैयार करोगी? हाँ, आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। मैंने जरूरत की चीजें सुबह सवेरे ही मंगवा ली थी। वांगडन कहाँ है? मुझे बरामदे में वो जीप भी नजर नहीं आ रही थी जो रात को बरामदे में खड़ी थी। वो तो मेरे ख्याल में सुबह 6 बजे चला गया था चीफ वांग को तलाश करने। वैसे कबाइली लोग भी बड़े अजीब होते हैं, जिस काम का बीड़ा उठा लेते हैं उसे किए बगैर चैन नहीं लेते। जब तक चीफ वांग का पता नहीं चल जाएगा, वांगडन उस वक्त तक ना खुद चैन से बैठेगा और ना दूसरों को बैठने देगा। मैंने कप उठाकर सामने पड़ी छोटी मेज पर रख दिया। जानकी उठकर अंदर चली गई। मैं सोच रहा था कि मैं भी किचन में जाकर देखूं कि वो क्या कर रही है, लेकिन फिर मैंने अपना इरादा बदल दिया। थोड़ी ही देर बाद किचन की तरफ से इश्तिहा अंगेज खुशबू आने लगी, जैसे कुछ तला जा रहा हो। तकरीबन आधे घंटे बाद लूमा मुझे अंदर बुलाकर ले गया। मेज पर नाश्ता लगा हुआ था, पूरियां, आलू की भुजिया और चने। ये सब कुछ देखकर मेरी भूख एकदम चमक उठी। जानकी पहले भी खाना बनाती रही थी, उसके हाथ में बहुत जायका था, लेकिन आज का नाश्ता तो बहुत ही लजीज था। मुझे याद आया कि सिंगापुर में छुट्टी वाले रोज डैडी भी बाजार से नाश्ता लाया करते थे। वहाँ हमारे घर से कुछ ही फासले पर एक पाकिस्तानी की मिठाई की दुकान थी। सुबह के वक्त वो हलवा पूरी बनाया करता था। उसके ग्राहक बहुत दूर दूर से आया करते थे। बचपन की बहुत सी बातें मुझे याद आने लगी, जैसे मैं माजी में खो सा गया। कहाँ खो गए? नाश्ता पसंद नहीं आया क्या? ओह कुछ नहीं, कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। वैसे ये नाश्ता बहुत मजेदार है, बहुत अरसे बाद ऐसी चीजें खा रहा हूं मैं। नाश्ते के बाद भी हम देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे और फिर उठकर बाहर आ गए। आसमान पर बादल गहरे हो गए थे, हवा में भी किसी कदर तेजी आ गई थी। मैं कॉटेज के ऊपर से होता हुआ पिछली तरफ चला गया। कई एकड़ रकबा खारदार तारों में घिरा हुआ था, जिसमें फलदार दरख्त लगे हुए थे। जानकी भी मेरे पीछे ही चली आई। दरख्तों से जरा दूर हटकर 2-3 फुट ऊंचे लातादाद पौधे लगे थे, जिन पर सुर्ख रंग के फल लगे हुए थे। दूर से वो मिर्चों के पौधे लग रहे थे, लेकिन करीब पहुंचकर पता चला कि वो स्ट्रॉबेरी के पौधे थे जो फल से लदे हुए थे। जानकी स्ट्रॉबेरी तोड़कर खाने लगी। हम दूर तक निकल गए। अचानक ही बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं वापस जाना चाहता था, लेकिन जानकी शरारत के मूड में थी। बूंदाबांदी ने अचानक ही तेज बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली थी। मैं गुंजान दरख्तों के नीचे खड़ा रहा, जबकि वो खुली जगह पर खड़ी बारिश में भीगती रही। उसने भी जीन्स के ऊपर टी शर्ट पहन रखी थी, जो बारिश में भीगकर उसके जिस्म से चिपक गई थी। जानकी होठों पर शोक मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ बढ़ी तो मैं कॉटेज की तरफ भाग खड़ा हुआ। उसने भी कह कह लगाते हुए मेरे पीछे दौड़ लगा दी। बारिश जिस तरह अचानक शुरू हुई थी, इसी तरह आधे घंटे बाद अचानक खत्म भी हो गई। पहाड़ी इलाकों में कुछ ऐसा ही होता है। बारिश बंद होने की कुछ ही देर तक आसमान पर गरज चमक होती रही, फिर बादल छट गए और तेज धूप चमकने लगी। मजीद आधे घंटे बाद आसमान इस तरह साफ हो गया जैसे वहां कभी बादलों का वजूद ही ना रहा हो। ठंडी हवा चल रही है, कपड़े बदल लो, अगर सर्दी लग गई तो बीमार पड़ जाओगी। अगर बीमार पड़ गई तो क्या तुम मेरी तीमारदारी नहीं करोगे? बहुत शौक है तुम्हें बीमार पड़ने का? नहीं, सिर्फ तुम्हारी तीमारदारी की खातिर। बातें बनाने की वजह अंदर जाकर कपड़े बदलो। जानकी चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर अंदर चली गई। मैं बरामदे में ही बैठा रहा। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। वांगडन ना तो खुद वापस आया और ना ही उसकी तरफ से कोई इत्तला मिली। चियांग राय से रंगोली या थाई की तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली थी। शाम का अंधेरा फैल गया था। हमारा एक कॉटेज खासी बुलंदी पर वाक़ था। वहां से शहर के बाज़ इलाकों की रोशनियां नजर आ रही थी। ये छोटा सा शहर सरहद के करीब वाक़ था। आमतौर पर दूर दराज के इलाकों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, लेकिन सयाहत का मरकज होने की वजह से यहाँ भी वो तमाम सहूलियात मौजूद थी जो किसी भी बड़े तरक्की याफ्ता शहर में हो सकती हैं। शहर की कई इमारतों पर बड़े बड़े रंग बिरंगे नियोन साइन जगमगा रहे थे। मैं उस वक्त जानकी के साथ बरामदे में बैठा हुआ था। वांगडन की दी हुई ऑटोमेटिक राइफल भी मेरे करीब ही पड़ी हुई थी। 2 रोशनियां कॉटेज की तरफ आते देखकर मैंने राइफल उठा के गोद में रख ली। वो किसी गाड़ी की हेडलाइट्स थी। वो वांगडन की जीप भी हो सकती थी, लेकिन मैं एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था। चंद ही सेकंड बाद फिजा में हॉर्न की आवाज गूंजी। लोमा कॉटेज से निकलकर गेट की तरफ दौड़ा। वो वांगडन ही था। उसका चेहरा सोता हुआ था। साफ लग रहा था कि उसका पूरा दिन भागदौड़ में गुजरा है। हमने तुम्हारे शिकार को तलाश कर लिया है मास्टर। तुम्हारे बताए हुए हुलिये से उसको शनाख्त करना ज्यादा दुश्वार साबित नहीं हुआ, और फिर उसके साथ फांग फन की मौजूदगी से भी इस बात की तस्दीक हो गई है कि तुम्हारा मतलूब आदमी वही है। गुड। क्या तुम फांग फन को जानते हो? उसे कौन नहीं जानता? वो सैनफोंग का आदमी है, और सैनफोंग जनरल खोराट का दस्ते राज समझा जाता है। थाईलैंड में गोल्डन ट्रायंगल के मामला सैनफोंग ही डील करता है। लेकिन सुना है वो तो गोल्डन ट्रायंगल में रहता है। ये दुरुस्त है, लेकिन कोई अहम मामला हो तो वो खुद इधर आ जाता है।
आम तौर पर फांगफन जैसे लोग ही मामला निपटाते रहते हैं। बहरहाल वो लोग कहाँ हैं? मेरा मतलब है ची फांग और फान फंग। मेन रोड की दूसरी तरफ तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर एक हट में मेरे आदमी चारों तरफ उसे तलाश करते फिर रहे थे। 5 बजे के करीब मेरे एक आदमी ने फांगफन को उस तरफ जाते देखा तो ना जाने क्यों उसे शुबा हो गया। उसने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया और दरख्तों में घिरे उस हट तक पहुंच गया जहां उसने चीफांग को देख लिया। मेरा आदमी करीबन 1 घंटे तक दरख्तों में छुपा उनकी नकलो हरकत का जायजा लेता रहा। उन दोनों के अलावा वहाँ एक गनमैन भी है। मुझे तकरीबन आधा घंटे पहले इत्तला मिली। मेरा आदमी अब भी दूर से उस हट की निगरानी कर रहा है। क्या हम वहां जा सकते हैं? तुम्हारा मतलब है इस वक्त जाना मुनासिब नहीं है। शाम का इब्तिदाई हिस्सा है, वो लोग होशियार होंगे। अगर तुम रेड करना चाहते हो तो उसके लिए आधी रात के बाद का वक्त मुनासिब रहेगा। वांग डन की बात माकूल थी, इसीलिए मैंने इंतजार कर लेना ही मुनासिब जाना। 8:30 बजे के करीब हमने खाना खाया। उसके बाद तकरीबन 10 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। कॉल वांग डन ने ही रिसीव की। वो तकरीबन 5 मिनट तक कबायली जुबान में बात करता रहा, जिसका एक लफ्ज भी मेरे पल्ले नहीं पड़ा। उसने फोन रखा और मेरी तरफ देखने लगा। कोई खास बात? मेरे उसी आदमी का फोन था जो हट की निगरानी कर रहा है। उसने कनकियों से जानकी की तरफ देखा और फिर कदरे धीमे लहजे में बोला, आधा घंटा पहले शहर में एक छोटे से होटल का मालिक 3 औरतों को लेकर वहां पहुंचा है। इसका मतलब है कि उन्होंने पहले से ही रात का कोई प्रोग्राम बना रखा था। गुड, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। वो गफलत में होंगे और हम उन्हें संभलने का मौका नहीं देंगे। और मेरा ख्याल है कि आधी रात का इंतजार करने के बजाय हमें 1-1.5 घंटे में रवाना हो जाना चाहिए। उस वक्त महफिल उरूज पर होगी और रंग में भंग डालने का यह बेहतरीन मौका होगा। अब मैं तुमसे इख्तिलाफ नहीं करूंगा। हम 10 बजे यहाँ से निकलेंगे। वांग डन बोला, मेरा एक आदमी पहले से वहां मौजूद है। मैं फोन करके 3-4 आदमी और तैयार कर लेता हूँ। इतने आदमियों की जरूरत नहीं है। एक वहां मौजूद है, एक और बुला लो। 2 हम हैं। मेरा ख्याल है हम 4 काफी होंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी मास्टर, मगर फांग फंग बहुत खतरनाक आदमी है। परवाह मत करो कि कौन कितना खतरनाक है। ज्यादा आदमियों को लेकर जाना मुनासिब नहीं। बहरहाल हम 10 बजे यहाँ से रवाना हो जाएंगे। ठीक है मास्टर। मैं अपने कमरे में तो जानकी मेरे पीछे चली आई। वो भी साथ जाना चाहती थी, लेकिन मैंने सख्ती से उसे मना कर दिया। मैंने कपड़े तब्दील किए और अपना खंजर भी पिंडली से बांध दिया। जब मैं हॉल में आया तो वांग डन वहां मौजूद नहीं था। वो बरामदे में बैठा खाना खा रहा था। और फिर ठीक 10 बजे हम वहां से रवाना हो गए। गाड़ी में बैठते हुए वांग डन ने एक भरा हुआ पिस्तौल मेरे हाथ में थमा दिया, जिसे मैंने जीन्स की जेब में रख लिया। जीप कॉटेज की हदूद से निकलकर सड़क पर आ गई और थोड़ा सा फासला तय करने के बाद एक इमारत के सामने रुक गई। शायद ये कोई मार्केट वगैरह थी जो बंद हो चुकी थी। सिर्फ कॉर्नर की दुकान खुली थी। ठीक 1 मिनट बाद एक आदमी इमारत की दूसरी तरफ से निकलकर जीप की तरफ आ गया और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। जीप हरकत में आ गई। चेहरे के नकूश से वो शख्स भी कबायली ही लगता था, लेकिन उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी। मेन रोड पर थोड़ा ही फासला तय करने के बाद वांग डन ने जीप को एक तंग सी जैली सड़क पर उतार दिया। ये सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी। कोई दूसरी जीप या कार ही करीब से गुजर सकती थी। किसी बड़ी गाड़ी के गुजरने की गुंजाइश नहीं थी। सड़क के दोनों तरफ चट्टानें थी, जिन पर उगे हुए दरख्तों की शाखें सड़क की तरफ झुकी हुई थी। दाएं बाएं की पहाड़ियों से मुख्तलिफ मकामात पर 3 और तंग से रास्ते उस सड़क से आन मिले थे। ये दरअसल पैदल घूमने वालों के लिए ट्रैक थे जो पहाड़ियों में अंदर दूर तक चले गए थे। तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद वांग डन ने जीप की बत्तियां बुझा दी और उसके साथ ही रफ्तार भी हल्की कर दी। गहरी तारीकी में ऐसे दुश्वार रास्ते पर गाड़ी चलाना निहायत खतरनाक था, मगर वांग डन बड़े मोहतात अंदाज में बहुत हल्की रफ्तार से जीप चलाता रहा और फिर उसने जीप बाएं तरफ एक ऐसे ही रास्ते पर मोड़ ली। दूसरी सड़क सीधी चली गई थी। उस रास्ते पर तकरीबन 50 गज का फासला तय करके उसने जीप रोक ली और इंजन बंद कर दिया। हम तीनों जीप से उतर आए और एक चट्टान पर चढ़ने लगे। वो चट्टान ज्यादा ऊंची नहीं थी। उसकी दूसरी तरफ तकरीबन 200 गज के फासले पर दरख्तों से रोशनी छनती हुई नजर आ रही थी। वो रोशनी हमारी मंजिल है। अगर हम दूसरी सड़क पर चलते रहते तो हट के सामने वाले रुख पर निकलते, लेकिन इस वक्त हम हट के अकबी रुख पर हैं। वांग डन बोला। हम कुछ देर वहीं खड़े रहे, फिर चट्टान से उतरने लगे। तारीकी में चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। सुबह की बारिश की वजह से कहीं कहीं फिसलन भी हो रही थी। नशेब में आने के बाद हम दूसरी चट्टान पर चढ़ने लगे। ये चट्टान भी ज्यादा बुलंद नहीं थी, ऊपर से मुस्तैसा थी जिस पर वो हट बना हुआ था। सामने के रुख पर तो कॉटेज तक आने के लिए बाकायदा रास्ता बना हुआ था। कार भी वहां तक आ सकती थी। अकबी सिंध में चट्टान को काटकर सीढ़ियां सी बनाई गई थी, लेकिन हम उन सीढ़ियों के बजाय दूसरे रास्ते से ऊपर जा रहे थे जो खासा दुश्वार गुजार था। वांग डन सबसे आगे था, उसके पीछे मैं और आखिर में वो कबायली था। गुंजान पौधों की वजह से चट्टान पर चढ़ना कुछ और भी मुश्किल हो रहा था। ये भी अंदेशा था कि कहीं पौधों के सरसराहट की आवाज सुनकर कोई आ ना जाए। वांग डन एक जगह रुक गया और इधर उधर देखने लगा। गहरी तारीकी में कुछ नजर नहीं आ रहा था। गुंजान दरख्तों की वजह से हट की रोशनी भी हमारी नजरों से मुकम्मल तौर पर ओझल थी। वांग डन इशारा करता हुआ दाएं तरफ बढ़ने लगा।
ہٹ کی روشنی اب نظر آ رہی تھی. اس طرف 2 کمروں کی کھڑکیاں تھیں اور دونوں میں روشنی ہو رہی تھی. تمہارا وہ آدمی کہاں ہے جو ہٹ کی نگرانی کر رہا تھا؟ میں نے سرگوشی کی. ابھی معلوم کرتا ہوں. وانگ ڈن نے کہا اور چند منٹ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد منہ سے ایک عجیب سی آواز نکالی. یہ آواز لومڑی سے ملتے جلتے ایک جانور کی تھی جو ان پہاڑیوں میں بکثرت پایا جاتا ہے. تھوڑی ہی دیر بعد دائیں طرف سے ویسی ہی آواز سنائی دی. وانگ ڈن نے منہ سے ایک بار پھر وہ آواز نکالی اور اپنے ساتھی کی طرف مڑ کر سرگوشی میں کچھ کہنے لگا. اس شخص نے اسبات میں سر ہلایا اور دبے قدموں بائیں طرف چلتا ہوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا. یہاں پر پارٹ 18 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 19 سماعت فرمائیں.